हेलो दोस्तों, आज से हम लोग यूनिट 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 7 यानी कि इंडियन पॉलिटी को बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी इस सेक्शन से जो क्वेश्चन है वो बहुत डीप आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको कम से कम इंडियन पॉलिटी का तो गहन अध्ययन आप कर ही पाएँ या गहन नॉलेज आपके पास हो। तो इसलिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है ये और इसके माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान का निर्माण हम लोग देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक एक्ट हम पढ़ेंगे जो संविधान में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी। तो हिस्ट्री क्या रही है संवैधानिक विकास की भारत में, उसको देखेंगे और फिर संविधान सभा का क्या रोल रहा है भारत के संविधान निर्माण में, उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको पढ़ेंगे। तो जो 1717 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यह उपनिवेश भारत के दौरान पहला प्रयास था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, बहुत ज़्यादा अपने कार्य को फैला दिया था इसने, और 1973 आते-आते इसे जो ब्रिटिश संसद है या ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वहाँ से लोन लेना पड़ गया। अब लोन लेना पड़ गया तो पूछा गया, भाई तुम तो फायदे में हो, तुमको क्यों लोन की ज़रूरत है? तब पता चला कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हैं, ये अपना धन बनाने में माहिर हैं या अपना धन ही बना रहे हैं। तब फिर पहली बार यहाँ पर रेगुलेशन का विचार आता है। ब्रिटिश संसद कहती है कि हम आपके ऊपर रेगुलेशन करेंगे। यह अधिनियम 1973 में पास किया गया, परंतु भारत में इसे 1974 में लागू किया गया था। भारत में केंद्रीय प्रशासन किसने, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी नींव रखी थी इसने। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों तथा उत्तरदायित्व को पहली बार पूर्ण रूप से पहचाना गया था। इस अधिनियम के द्वारा मुंबई, मद्रास, बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था किसको? मुंबई, मद्रास के गवर्नर जनरल को। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। काइंड ऑफ एक सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी और जो मुंबई या मद्रास में गवर्नर बैठेंगे। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्य, याद रखिएगा कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कोई भी निर्णय बहुमत के माध्यम से होता था। 3/1 बहुमत थी इसकी, तो कोई भी जो निर्णय होता था उसमें बहुमत के आधार पर लिया जाता था। गवर्नर जनरल को बराबर मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार था। तो 4 की परिषद थी, 1 गवर्नर जनरल थे। तो फॉर एग्जाम्पल 2-2 मत अब फंस गए, तो गवर्नर जनरल अब इसमें निर्णायक मत दे सकता था और इसके माध्यम से कोई भी कानून है वो पारित हो जाता था। तो इसका निर्णायक मत था। परंतु कार्यकारी परिषद का बहुमत यदि गवर्नर जनरल के विरुद्ध हो तो गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के निर्णय में सहमत होना पड़ता था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं, अब 3 लोग ही सहमत हो गए, गवर्नर जनरल प्लस 1 लोग भी हो गए, या कि चारों लोग सहमत हो गए, तब फिर गवर्नर जनरल को काउंसिल की बात माननी पड़ती थी। थोड़ा सा गवर्नर जनरल के ऊपर एक प्रकार से चेक्स एंड बैलेंसेस इस्टेब्लिश हो गया था। इस नियम के द्वारा कलकत्ता में जुलाई 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उसी के पश्चात कार्य करते थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। सर एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश थे कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के, सर एलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दीवानी, आपराधिक, सैनिक व धार्मिक क्षेत्राधिकार शामिल थे। तो इसमें आपराधिक, दीवानी, सैनिक व धार्मिक क्षेत्राधिकार शामिल थे। शरीफ ये क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद द्वारा न्यायालय के आदेशों के निष्पादन हेतु नियुक्त अधिकारी शरीफ कहलाता था। इस नियम के द्वारा कंपनी के अधिकारियों को भारत में निजी व्यापार करने व भेंट व रिश्वत लेने से मनाही कर दी गई और इसके अगर आपने उल्लंघन किया तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। इस नियम के द्वारा कंपनी के मामले को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, बीओडी की स्थापना की गई। यह प्रशासन करने की इकाई थी जो कंपनी के सैन्य व सिविल मामलों को की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देती थी। ये प्रशासन बेसिकली इसका मेन कंसर्न था और ये रिपोर्ट किसको देती थी? ब्रिटिश सरकार को। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आता है, पिट्स इंडिया एक्ट।
तो लॉर्ड नॉर्थ एवं लॉर्ड फॉक्स की संयुक्त सरकार इसी बिल को पास कराने के कारण गिर गई थी। 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर द्वारा पारित किया गया, जिससे इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में एक दोहरे प्रकार के प्रशासन को प्रस्तुत किया। तो कंपनी के दो फाड़ कर दिए गए, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक कार्यों की देखभाल करेगा, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं भारत में उनको देखेगा। इसकी सदस्य संख्या 6 थी और इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। तो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये व्यापारिक मामलों की देखभाल किया करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं उनको ये देखा करता था, और ये पॉलिटिकल मामलों को देखा करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर तो इस प्रकार द्वैत शासन की एक नई व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसमें कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था और सैन्य, राजस्व, नागरिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल के निर्णायक मत का प्रभाव बढ़ गया। तो अब गवर्नर जनरल का डिसाइसिव वोट हुआ है, उसकी जो वैल्यू है अब इंक्रीज हो गई, क्योंकि संख्या कम हो गई थी। इस एक्ट के द्वारा वास्तविक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के पास आ गई, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था इसी एक्ट के माध्यम से की गई थी, जो कि हम लोगों ने जब काइंड ऑफ उसको पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी को एज ए थिंकर, तो हमने देखा कि ड्रेन ऑफ जो वेल्थ है यही इसी का उदाहरण है कि भारत का राजस्व या भारत के जो आर्थिक रिसोर्सेस हैं उनसे ब्रिटिश अधिकारियों को पेंशन या भत्ते दिए जा रहे हैं। फिर चार्टर एक्ट 1813 आता है। तो इस एक्ट के द्वारा चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी मामलों में भारत में व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आपका जो एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया। अब अन्य कंपनियां भी आगे कंपटीशन कर सकती हैं, लेकिन चाय और चाइना ट्रेड पर अधिकार अभी भी बना हुआ है। इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार की आज्ञा मिल गई। पवित्र खंड की नीति के तहत इसको दिया गया था। कंपनी भारत में शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपए का व्यय करेगी, ऐसी बात की गई। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये पवित्र खंड नीति के अंतर्गत क्या कहा गया इसमें, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रसार की अनुमति दी गई तथा इसके लिए चार्ल्स ग्रांट ने लॉबिंग की थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्हें भारत में किसी न किसी तरीके से भेजा जाए। चार्टर एक्ट 1813, तो इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन केंद्रीकृत हुआ, सेंट्रलाइज्ड हुआ। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसके हाथ में नागरिक व सैन्य शक्तियां दे दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत के रूप में व उसकी परिषद को भारत की परिषद के रूप में जाना जाने लगा। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां दी गई। 1813 में कंपनी द्वारा चीन के साथ तथा भारत में चाय के व्यापार पर जो एकाधिकार था अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो अब टी एंड चाय के साथ जो ट्रेड था, मतलब चाय और चाइना ट्रेड के साथ एग्जेम्पशन मिला था ना 1813 वाले एक्ट में, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को धर्म, रंग, जन्म, वंशानुक्रम के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस कानून के तहत 1843 में दास प्रथा को भारत में बैन किया गया था। 1929 में सती प्रथा को बैन किया गया था भारत में, इसको भी याद रखिएगा। उस समय जो ये विलियम बेंटिंग है ना, ये उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल रहे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चार्टर के तहत पहली बार भारत में कानूनों को कोडिफाइड किया गया। इससे पहले के सभी प्रावधान या नियम रेगुलेशन के नाम से जाने जाते थे। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में चयन के लिए एक खुली प्रतियोगी आयोजन का प्रयास किया गया था। हालांकि इसकी परिणति हम आगे देखेंगे 1853 वाले एक्ट में होगी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका था। इस नियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य, एक लॉ मेंबर को जोड़ा गया था। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। और 1813 के चार्टर अधिनियम को सुभाष कश्यप ने भारतीय केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री कहा। भारतीय केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री किसने कहा है? 1833 के एक्ट को, चार्टर एक्ट को सुभाष कश्यप ने। फिर 53 का एक्ट देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन अब किया गया।
तो विधायी जो शक्तियां हैं उसकी, यानी जो लाभ लाने की पावर है और प्लस जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसको अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी पार्षदों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 2 न्यायाधीश होंगे, 4 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार गवर्नर जनरल की विधायी व कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 12 हो गई थी टोटल। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से लिए गए थे। फिर कंपनी के संचालक मंडलों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की व्यवस्था की गई थी। बंगाल में अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एलजी होगा, इसकी व्यवस्था की गई थी। फिर 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने प्रसन्न कुमार टैगोर को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सचिव नियुक्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किसे? प्रसन्न कुमार टैगोर को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सचिव नियुक्त किया था 1853 में। इस कानून के तहत पहली बार भारत के लिए विधायिका का गठन किया गया। पहली बार लेजिस्लेचर का गठन किया जाता है भारत में। इसकी प्रथम बैठक 2 मई 1854 को हुई थी। 2 मई 1854 को भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रावधान इसमें किया गया। इसी के द्वारा 1854 में सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। इससे पूर्व डायरेक्टरों द्वारा सरकारी सेवाओं की नियुक्ति की जाती थी। तो इसके पूर्व जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कंपनी से रिलेटेड था, तो कंपनी बेसिकली कंपनी के जो डायरेक्टर थे वही सिविल सर्वेंट थे, उनकी नियुक्ति करती थी। लेकिन अब एक खुली प्रतियोगिता के द्वारा कोई भी बन सकता है। ये नियम में तो ये आ ही गया था, भले व्यवहार में थोड़ा सा कठिनाइयां थी अभी भी। इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। बेसिकली इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व स्टार्ट किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858, ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। 1858 का यह कानून एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया। भारत के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट या बेस्ट गवर्नमेंट की बात इसमें की गई थी। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन कंपनी के हाथों से सम्राट को दे दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट व सम्राज्ञी के नाम से अब किया जाएगा। इन द नेम ऑफ विक्टोरिया, या वहां की जो क्वीन होंगी, इन द नेम ऑफ क्वीन और किंग के नाम पर भारत में शासन किया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बेदखल कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव या भारत मंत्री के पद का गठन किया गया तथा भारतीय प्रशासन पर उसे संपूर्ण नियंत्रण सौंप दिया गया। भारत के मंत्री या भारत के राज्य सचिव का पद डेवलप किया गया और भारत के प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण उसे दे दिया गया। सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने। तो यह सचिव ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। जो ब्रिटेन कैबिनेट हुआ करती थी उसका ये सदस्य हुआ करता था और इसे भारत का मंत्री बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का गठन किया गया था। इंडियन काउंसिल का गठन किया गया था 15 सदस्यों की भारत सचिव की सहायता के लिए। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य सम्राट द्वारा, 7 सदस्य निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इस एक्ट के द्वारा भारत परिषद को भारत के प्रशासन तथा विकास का प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद को प्रतिवर्ष देना होता था। गवर्नर जनरल पद का नाम वायसराय कर दिया गया, यानी अब ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन भारत पर स्थापित हो गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1961, तो इसके द्वारा कानून और नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत गवर्नर जनरल को कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को परिषद में 2 वर्षों के लिए मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। इन मनोनीत सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो जो अध्यादेश प्रोमलगेशन करने की शक्ति पहली बार यहीं से दी गई थी, इसी अधिनियम के द्वारा, जो कि अपनी निजी राय से जारी कर सकता है। फिर 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति धारा 22 के तहत दी गई, जो 6 माह तक लागू किया जा सकता है। नोट: भारत के संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई। ऑर्डिनेंस जो पावर है राष्ट्रपति की 123 में है। भारत सरकार अधिनियम की धारा ये 42 से प्रभावित है, ना कि 1861 के अधिनियम की धारा 22 से प्रभावित है। तो अच्छा, तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 42 से प्रभावित है। ये मत लगा दीजिएगा कि 1861 के अधिनियम की धारा 22 से प्रभावित है। पहली बार यहाँ पर आया, ठीक है, धारा 22 में दिया गया था, ये भी ठीक है,
लेकिन प्रभावित ये किससे है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1862 में कैनिंग ने बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में प्रथम बार मनोनीत किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उलट मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः दे दी गई थी। जो 1873 में छीन ली गई थी मुंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां, लॉ बनाने की शक्ति, अब उनको वापस दे दी गई। गवर्नर जनरल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को वीटो करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल किसी विधेयक को भारत सचिव के विचार के लिए भी रोक सकता था। इस नियम के द्वारा पहली बार मंत्रिमंडलीय या विभागीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो सिस्टम का आधार रखा गया था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जनक लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों की संरचना में परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर कम से कम 10 व अधिकतम 16 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा मद्रास व बम्बई की विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 से 20 कर दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्य को बजट पर विचार विमर्श व सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो आपको वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, लेकिन आप बजट पर विचार विमर्श और सीमित मात्रा में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन किया कि फला मद में इतना पैसा खर्चा हुआ है, तो ये कहाँ गया पैसा? तो वहां से जो ब्रिटिश अधिकारी होगा या जो भी कंसर्न अधिकारी होगा आपको उठ के बता देगा। अब आप पलट के फिर उसको जवाब नहीं देंगे, एक बार सुन लिया बस बात। पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई, परंतु ये अप्रत्यक्ष थी, इनडायरेक्ट थी, जो आज राज्यसभा सदस्यों के साम्यता रखती है, राज्यसभा सदस्यों से साम्यता रखती है। जनहित से जुड़े मामलों में निश्चित रूप से वे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 6 दिनों के पूर्व नोटिस के बाद। हालांकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, तो कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। प्रश्न पूछ सकते थे आप, क्वेश्चन पूछ सकते थे 6 दिन के पूर्व नोटिस देने के बाद, लेकिन आप कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि जैसे कोई उत्तर आपको मिल गया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको मिल गया, अब फिर से आप कहें कि हाँ ये गलत है, तो ये कैसे हुआ, ये हटाओ, ये बात नहीं। इस अधिनियम से प्रतिनिधि शासन आरंभ हुआ। फिरोज शाह मेहता पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य थे। 1892 में भारतीय विधान परिषद में प्रथम बार 16 फरवरी 1898 को पूछा गया था। तो प्रथम प्रश्न कब पूछा गया था भारतीय विधान परिषद में? 16 फरवरी 1893 को, 16 फरवरी 1893। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें 2 अनुसूचियां थी और 8 अनुच्छेद थे। ये टिडबिट्स भी याद करिए रखिएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस पेपर, जो प्योर पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, उसमें ये चीजें आपसे अपेक्षा करता है एग्जामिनर कि आपको पता होनी चाहिए। तो 2 अनुसूचियां थी और 8 अनुच्छेद थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में संविधान सुधार के क्षेत्र व गत दोनों में कुछ विस्तार हुआ। ब्रिटेन में लिबरल पार्टी के सत्ताहीन होने के बाद लॉर्ड मोर्ले भारत मंत्री बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, और लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में मार्ले क्या है? मार्ले ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यस, और मिंटो क्या है? ये गवर्नर जनरल है ना, ये बात। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादियों में बढ़ते रोष के संदर्भ में एक कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, की नियुक्ति हुई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों की संरचना और सदस्य संख्या में परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, तो एक बहुत बड़ा जंप लिया गया। प्रांतीय परिषद है, उसकी सदस्यता 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। तो केंद्रीय में 16 से 60 और इसमें 30 से 50। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। अब यहाँ पर आप धड़ल्ले से कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन वैदेशिक मामलों और देशी रियासतों तथा न्याय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर प्रस्ताव रखे जाने का निषेध किया गया था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद
सदस्य बनाया गया और 2 भारतीयों को भारत सचिव के परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, सत्येंद्र प्रसाद। फिर 1909 में सर अरुणडेल समिति की सिफारिश पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। पहली बार सार्वजनिक हित पर प्रस्ताव 22 फरवरी 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने पेश किया, जो कि भारतीय मजदूरों को नटाल भेजने के विरोध में था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सामुदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया था। इस कानून को लेकर मार्ले ने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, और हुआ ही। 1947 का जो भीषण विभाजन था वो इसी का परिणाम था। बीज बो दिए गए हैं, नाक के दांत बो दिए गए हैं, फल कब मिलेगा? 1947 में। के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को उदारवादियों के लिए रिश्वत के रूप में माना है। इस अधिनियम को मजूमदार ने चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी है, मतलब बहुत कमजोर, बहुत छोटा। इस अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो पहले तो पदेन सदस्य होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर, फिर नामांकित सरकारी सदस्य, नामांकित गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। तो 4 श्रेणियां बनाई गई थी। तो अब 1919 का एक्ट देखते हैं। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में 47 खंड थे और 2 अनुसूचियां थीं, और इसमें एक उद्देशिका भी थी। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय शासन के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रांतों में डायरकी तथा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो प्रांतीय जो विषय हैं उनको, प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांटा गया, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे हस्तांतरित मामले। तो इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से करता था। यह परिषद विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। तो कुछ रिजर्व सब्जेक्ट होते थे जो कि विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे, उनका प्रशासन सीधे गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से करता था। इसमें जो कानून शामिल थे, इसमें जो विषय शामिल थे, वो थे कानून व व्यवस्था इन लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें विधान परिषद का कोई रोल नहीं रहेगा। भू राजस्व, वित्तीय प्रशासन, उद्योग, कृषि एवं खनिज, जो अच्छे मुद्दे हैं वो रिजर्व रहेंगे, उस पर आप कानून मत बनाओ। कानून बनाओगे आप शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर, जहाँ से आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। रेवेन्यू तो यहाँ से मिलेगा ना। तो जो प्रांतीय विषय हैं उनमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको रिजर्व पहले से ही कर लिया गया है ब्रिटिश सरकार के लिए। और जो हस्तांतरित मुद्दे हैं तो इन विषयों का प्रशासन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो मंत्रियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पैसे वाले मामले दिए गए, जहां पर ज्यादा पैसा लगे, जहां से पैसा आए वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ स्वविवेकी शक्तियां, जिसे आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट कहा जाता है, प्रदान की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 को द्वैत शासन के प्रावधान पर ब्रिटिश विचारक लियोनेल कार्टिस के डायरकी संबंधी विचारों का प्रभाव था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से द्वैत शासन के प्रावधान पर ब्रिटिश विचारक लियोनेल कार्टिस के डायरकी संबंधी विचारों पर प्रभाव था। तो जो डायरकी कॉन्सेप्ट आया था, डुअल सिस्टम आया था, प्रांतीय जो शासन था उसमें 2 काइंड ऑफ सिस्टम लाए गए थे। तो ये कहाँ से प्रभावित था? ये लियोनेल कार्टिस से प्रभावित था। फिर 1919 में एस.एन. बनर्जी के अनुसार यह उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक एवं ठोस कदम। 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन अक्षम है। इसके बाद ही भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की। इस दिशा में यह कानून 23 सितंबर 1919 को पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान था कि भारतीय विधानसभा गवर्नर जनरल और 2 सदनों, राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर बनेगी। धारा 18, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में अधिक से अधिक 60 सदस्य हो सकते हैं या सदस्य निर्वाचित व मनोनीत होते हैं। इसमें अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते हैं। गवर्नर जनरल इन सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करता था। गवर्नर जनरल को राज्य परिषद को संबोधित करने का अधिकार था। इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार विधानसभा सदस्य संख्या 145, इसमें 104 इलेक्टेड होंगे, इसमें
52 सामान्य जनरल कैटेगरी के होंगे, 30 मुसलमान, 20 विशेष व्यक्ति होंगे और 2 सिख होंगे और 41 नॉमिनेटेड होंगे। इसमें से 21 जिसमें से 26 ऑफिशियल होंगे और 15 नॉन ऑफिशियल होंगे। धारा 20 के अनुसार गवर्नर जनरल विधानसभा द्वारा अपने में से चुने गए सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता था। धारा 21 में राज्य विधान परिषद की अवधि 5 वर्ष बताई गई, विधानसभा अवधि 3 वर्ष बताई गई। राज्य विधान परिषद की अवधि 5 वर्ष, विधानसभा की अवधि 3 वर्ष। 1919 के अधिनियम तहत पहली बार 1920 में चुनाव हुए। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 9 फरवरी 1921 को किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत 6 बार विधानमंडलों का गठन किया गया, 1920 में, 1923 में, 1926 में, 1930 में, 1934 में और 1945 में। तो अगर पूछा जाए कि 1945 में जो चुनाव हुए थे वो किस अधिनियम के तहत हुए थे, तो 1919 के अधिनियम के तहत हुए थे। 1935 मत लगा दीजिएगा। 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद का गठन 4 बार हुआ। कब कब? विधानसभा और राज्य परिषद 2 अलग अलग चीजें हैं, उनको याद रखिएगा। विधानसभा 1945 तक जो चुनाव हुए हैं सभी में 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव हुए हैं और जो 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद का गठन 4 बार हुआ। कब कब? 1921 में, 1926 में, 1930 में और 1936 में। केंद्रीय विधान परिषद के दोनों सदनों के निर्वाचन के पश्चात 9 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने नई विधायिका का उद्घाटन किया तथा फ्रेडरिक वाइट को सभा का अध्यक्ष 4 वर्ष के लिए और सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल व अंतिम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अलेक्जेंडर मुडीमैन को राज्य परिषद का पहला अध्यक्ष चुना गया था। राज्य परिषद 14 अगस्त 1947 को केंद्रीय विधानसभा की भांति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप भंग हो गई थी। जो स्टेट काउंसिल थी ये 14 अगस्त 1947 को केंद्रीय विधानसभा की भांति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप भंग हो गई थी। इस अधिनियम द्वारा संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपए थी वही मत दे सकते थे। बेसिकली इसमें सीमित लिमिटेड फ्रेंचाइजी की इसमें बात की गई थी। फिर इसी अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लेकिन मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को एक खेदजनक आवश्यकता माना। इस अधिनियम द्वारा लंदन में भारतीय उपायुक्त की नियुक्ति की गई, जबकि 1858 कानून के तहत भारत सचिव की गई थी। तो 1858 के तहत भारत सचिव की और 1919 के तहत भारतीय उपायुक्त की यहाँ पर स्थापना की गई, के पद की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोकसभा 1923 की ली आयोग की सिफारिश पर आयोग का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1926 में की गई। उसके अध्यक्ष रास बारकर थे। सबसे पहले अध्यक्ष रास बारकर थे, याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया कि आप अपना बजट स्वयं बनाइए, हमसे चर्चा न करिए, हमारे ऊपर ज्यादा बात मत डालिए। ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का याद रखिएगा 1892 के माध्यम से आया था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की व्यापकता असफल रही। यह निष्कर्ष सरकार द्वारा नियुक्त एक आधिकारिक समिति द्वारा भी रेखांकित किया गया। इस समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर मुडीमैन थे। 1919 से अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन करने व आगे के संविधान संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, परंतु साइमन आयोग का भारत में व्यापक विरोध हुआ। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। उसी के आधार पर 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को प्रारंभ की गई थी, जो 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही। द्वैध शासन प्रणाली डायरकी का जो सिस्टम था। ठीक है। अब आलोचना क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को निराशाजनक तथा असंतोषप्रद कहा। तिलक ने 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा।
वसंत बोस के अनुसार इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए। निविसेंट ना तो इंग्लैंड को यह शोभा देता कि वह ऐसा सुधार प्रस्तुत करे और न भारत के सम्मान के अनुकूल है कि ये उन्हें स्वीकार करें। अब 1935 का अधिनियम देखते हैं। तो इसमें 14 भाग हैं, 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां थी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, आंख और कान खोल लीजिए। तो इस अधिनियम के भाग 5 धारा 19 से लेके धारा 99 से लेके धारा 99 से लेके 121 तक संघ राज्यों के विधायी संबंध इसमें बताए गए हैं। लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो बताया गया है 99 से 121 धारा के बीच में। भाग 5 में, भाग 6 में धारा 122 135 तक प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं और भाग 7 में धारा 136 से 180 तक वित्तीय संबंध बताए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 5 भारत संघ की स्थापना का प्रावधान करती है ना, फेडरेशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात ये करती है। इस अधिनियम में फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, ना कि अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात नहीं की गई है, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी भारत में पहली बार एक संघीय शासन की स्थापना की गई, एक फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की बात की गई। इसके अंतर्गत केंद्रीकृत ब्रिटिश भारत को प्रांतों में विभाजित कर उसका एक संघ बनाया गया। इसके अलावा यह भी प्रावधान कर दिया गया कि देशी रियासत भी उन संघों में शामिल हो सकते हैं। प्रांतों के लिए संघ की सदस्यता आवश्यक थी, लेकिन देशी रियासतों के लिए यह वैकल्पिक था। देशी राज्यों के शासन यदि कम से कम 50% तक संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो, तभी यह संघ व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता था। अपनी शर्तों के साथ ये देशी शासक एक विलय के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर संघ में शामिल हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रस्तावित संघ में प्रांतों की शक्तियां तो एक समान होती हैं, लेकिन देशी रियासतों की शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के केंद्रीय संभाग यानी संघीय न्यायपालिका के अलगाव को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होना अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही शासन चलता रहा, परंतु प्रांतीय संभाग को लागू किया गया। साथ ही प्रांतीय संभाग के संदर्भ में गवर्नर जनरल की शक्तियां भी लागू हुई थी। तो केंद्रीय स्तर पर अभी भी 1919 के तहत चीजें चल रही हैं, 1919 अधिनियम के तहत चल रही हैं, लेकिन प्रांतीय स्तर पर इसे लागू कर दिया गया था। केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं लागू किया जा सका? क्योंकि जो देशी रियासतें थे उन्होंने इस संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, तो ये लागू ही नहीं हो पाया इसका केंद्रीय वाला फैक्टर। अन्य संविधानों में अवशिष्ट शक्तियां या तो केंद्र को दे दी गई थी या राज्यों को, परंतु 1935 के संविधान में इसमें से ये किसी को न देकर गवर्नर जनरल को ही जो रिजूजरी पावर है वो दे दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई थी। अपने विवेक से ये शक्तियां गवर्नर जनरल केंद्रीय या प्रांतीय विधायिका को दे सकता था। देशी राज्यों के संबंध में अवशिष्ट शक्तियां देशी रियासतों के शासकों को दी गई थी। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची संघ व इकाइयों के मध्य विषयों के बंटवारे से संबंधित है। तो संघ सूची में 59 विषय थे उस समय, 1935 के एक्ट में 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। धारा 104 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। जो फेडरल कोर्ट है उसके बारे में देखते हैं, तो ये 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आता है। 1 अक्टूबर 1937 को, 6 सितंबर 1937 को ये कार्य करना प्रारंभ करता है। ये कौन सी बात हुई? 27 जनवरी 1950 को 12 वर्ष तक ये अस्तित्व में रहा। संघीय न्यायालय भारत में न्यायिक सोपान में दूसरे नंबर का उच्चतम न्यायालय था, क्योंकि इससे ऊपर प्रिवी काउंसिल की अपीली आधिकारिकता थी और यह आधिकारिकता सितंबर 1949 में संविधान सभा ने समाप्त की, 1935 के अधिनियम के साथ। संविधान सभा ने 1935 अधिनियम के साथ ये जो प्रिवी काउंसिल की अपीली आधिकारिकता थी, यानी कि ब्रिटेन में जाके भी आप अपील कर सकते थे। अगर आप सर्वोच्च कोर्ट में जाके आपको न्याय नहीं मिला तो आप ब्रिटेन में जाके न्याय की मांग कर सकते थे, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 1949 में। 1935 इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम की तरह उद्देशिका का उल्लेख नहीं है, उद्देशिका का उल्लेख नहीं। एडेन या अदन को
भारतीय ब्रिटिश से अलग किया गया। बर्मा का प्रशासन भी अलग कर दिया गया। जनवरी 1946 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो जनवरी 1956 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव, याद रखिएगा, प्रांतीय, इसी अधिनियम के तहत हुए, इनके माध्यम से जो संविधान सभा है उसके सदस्यों का चुनाव किया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट की सदस्य संख्या 260 थी, 156 ब्रिटिश भारत के और 104 देशी रियासतों के। इस कानून के तहत अनुसूचित जातियां, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियंस को पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों का एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, जारी किया गया तथा लेखकों की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1935 का अधिनियम आधारित था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत की गई संघीय व्यवस्था संभवतः संघवाद के इतिहास की सर्वाधिक जटिल व्यवस्था थी। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो जो डायरार्की का सिस्टम था, यहाँ पर 2 चीजें बटी हुई थी, यहाँ पर कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उनको ये समाप्ति कर दिया गया, ये वाला फीचर। परंतु यह प्रावधान कभी लागू ही नहीं हो सका था। समाप्त तो कर दिया गया था लेकिन कभी लागू नहीं हो सका था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम की धारा 11 व 12 गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। इन्हें आरक्षित विषय कहा जाता है। शेष विषय हस्तांतरित विषय थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। आरक्षित विषय कौन कौन थे? प्रतिरक्षा, ईसाई धर्म, वैदेशिक संबंध, जनजाति संबंधों, जनजाति क्षेत्रों के संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार। संघीय न्यायपालिका यानी फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेगर थे। संघ भारत में फेडरल कोर्ट ने पहले न्यायाधीश संघ भारत में फेडरल कोर्ट के पहले न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। एच.जे. कानिया संघ भारत में। क्यों? क्योंकि ये 1950 में ये व्यवस्था समाप्त होती है ना। ये देखिएगा, ये 1950 हमारा बात सुनता अस्तित्व मेरा। संघ भारत में कौन थे? एच.जे. कानिया। इस अधिनियम की धारा 46(2) के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 46(2) के अंतर्गत वह भारत का एक प्रांत था और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत 1937 में भारत से इसको अलग किया गया था। कब? 1937 में। 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन हुए, जिसमें से 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार, मध्य प्रांत, बरार एवं मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। कांग्रेस बड़े दल के रूप में असम, बंबई, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उभर कर आई। पंजाब, सिंध, बंगाल में कांग्रेस की स्थिति बुरी रही। 6 प्रांतों में द्विसदनी विधायिका थी। कहाँ? बिहार में, जो कि आज भी है, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास और बंगाल। इस नियम द्वारा 1958 में स्थापित भारतीय परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसको समाप्त कर दिया गया 1958 का। इस अधिनियम द्वारा निम्न सदस्यों को नियुक्त एवं पदच्युत करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो विधिक सलाहकार को नियुक्त और पदच्युत कौन करेगा? गवर्नर जनरल। महाधिवक्ता के साथ भी यही था। लोक सेवा के सदस्य, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य, रिजर्व बैंक व डिप्टी गवर्नर। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। फिर इस अधिनियम के द्वारा कुछ विधेयकों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 से हुई, ना कि 1935 के अधिनियम से, और यह अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया था। 1919 अधिनियम की प्रस्तावना को इस अधिनियम के अंत में जोड़ कर दर्शाया गया कि ब्रिटिश शासन भारत को डोमिनियन दर्जा देने को तैयार है, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता देगी। केंद्रीय विधानसभा संख्या बढ़ाकर 375 कर दी गई, जिसमें 250 सदस्य प्रांतों से, 125 सदस्य रियासतों से। राज्यसभा सदस्य संख्या 260 की गई, 126 ब्रिटिश भारत से, 104 देशी रियासतों से। बरार को निजाम से स्वैत करके मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। आलोचना, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा है, था अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा इसको दी है। इसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं कि यह अधिनियम हम पर
थोपा गया है। बाहर से यह कुछ जनतंत्र या शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, परंतु भीतर से यह खोखला है। राजा गोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन प्रणाली से भी बुरा कहा है। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बताया है। इटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा है। चर्चिल के अनुसार वायसराय को हिटलर व मुसोलिनी की समान शक्ति प्राप्त थी। कोपलैंड ने इसे राजनीतिक विचार की महान सफलता बताया। तो दोस्तों, यहाँ से संवैधानिक विकास का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहते हैं हमारी मेहनत को सराहना तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं या थैंक्स बटन का उपयोग कर सकते हैं और कुछ कंट्रीब्यूशन इस चैनल के लिए मेरे लिए कर सकते हैं। अगर मेहनत से प्रसन्न है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।